जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये जो है वो ऑनलाइन जो है वो हम का जो लेक्चर हमारा हो रहा है उस सिलसिले में हमारा ये अ, इस वीक का जो अगला लेक्चर है। तो कल हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था। उसके अंदर जो है वो आपकी डाटा इंटीग्रिटी और नॉर्मलाइजेशन का चैप्टर जो है वो हमने शुरू किया था। ठीक है। अच्छा, उसके अंदर जो है वो अगर आप देखेंगे इसके अंदर तो उस चैप्टर में जो हमने चीज़ें कुछ पढ़ी थी वो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो उसमें जो है देखें चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो है डाटा इंटीग्रिटी की पहले हमने बात की थी कि ये चीज़ क्या होती है। उसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ें थी जो हमने देखी थी कि डाटा इंटीग्रिटी की डेफिनेशन जो है वो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसमें जो है वो हमने ये कहा था कि इसके अंदर कि ये बेसिकली क्या करता है, करेक्टनेस और कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा जो है ये प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर अब इसका ताल्लुक थोड़ा सा सिक्योरिटी के हवाले से भी है। ताकि जो है डाटा जो है वो आपका सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे और कंसिस्टेंट तरीके से जो है वो मौजूद रहे, ताकि इसके अंदर कोई चेंजेस अगर करें भी तो वो जो है वो उसके अंदर जो है वो डाटा की लॉस की तरफ या डाटा के लीकेज की तरफ जो है वो ना जाए। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें थी हमने देखी थी। इसके लिए जो है वो क्या होता है, इसको हम जो है वो हासिल करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, ताकि जो है वो रूल्स कुछ तय कर देते हैं ताकि हमारा जो है डाटा जो है वो सिक्योर एंड सेफ रहे और उसके अंदर कोई लीकेज वगैरह इस तरह की या सिक्योरिटी ब्रीच वगैरह ना हो। तो डाटा इंटीग्रिटी जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो ये क्या है, करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी जो है वो ऑफ डाटा जो है वो ये होता है बेसिकली। और मिसालें इसकी बेशुमार दी जा सकती हैं। यानी जो अब आप जो गलत रिकॉर्डिंग करेंगे, रूल आपने तय कर लिया ना, जब रूल आपने तय कर लिया है तो उस सूरत में जो है वो उस रूल की जो भी खिलाफ वर्जी होगी वो कंस्ट्रेंट आएगा, जो उस रूल की खिलाफ वर्जी होगी वो रुकावटें इसके अंदर डाटाबेस की जो है वो समझ इनकन्सिस्टेंसी के अंदर जो है फर्क उसमें डालेगा। ठीक है। और उसके अलावा इसको हम हासिल कैसे करते हैं, मैं एक तरह और स्लाइड आपको दिखाता हूँ इसमें। देखें यहाँ पे हमारे पास जो है अब ये डाटा इंटीग्रिटी की जो है वो एक और डेफिनेशन जो कि आपको अक्सर मिलती है। डाटा इंटीग्रिटी इन द डेटाबेस इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट द डाटा इज एक्यूरेट, वही कंसिस्टेंट हो, कंप्लीट हो एंड वैलिड हो। ये थोड़ी सी जरा उससे थोड़ी सी बेहतर है। और ये इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है कि इसके लिए आप डाटा लॉस और डाटा लीकेज से आप बच जाते हैं। ठीक है। ये इसको डाटा लॉस और लीकेज से आप बच जाते हैं। डाटा इंटीग्रिटी का जो कंसेप्ट होता है आपका वो क्या होता है, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी और वैलिडिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डाटा को ये शो करता है। और इसको प्रोसेस करने एक जगह पे इसको हम फॉलो करते हैं रूल्स को, तो उसके लिए आपका डाटा जो है वो बड़ा जो है वो हम गारंटी इसमें देते हैं कि डाटा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा और एक्यूरेट होगा। अब इसकी टाइप जो होती है डाटा इंटीग्रिटी, कल आपको यानी आपकी बुक के अंदर जो है वो तकरीबन जो है वो दो लिखी हुई है। ठीक है। इसमें इंटिटी इंटीग्रिटी लिखी हुई है और इसके अलावा रेफरेंस इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी लिखी हुई है। लेकिन अगर इसमें आप देखेंगे तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो आम तौर पर कभी इसको नेट को खोल के देखें या किसी और जगह पे देखें तो बुनियादी तौर पर इसके अंदर जो है वो इसकी ये बुनियादी तौर पर इसकी काइंड आपको इसकी टाइप नज़र आती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इंटीग्रिटी। अब इसमें अगर आप देखेंगे इसमें फिजिकल इंटीग्रिटी है। फिजिकल से क्या होगा, जो कि जो है वो आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ तरह के मामला पेश आते हैं ना फिजिकली तौर पर, तो आपको अब हालात का सामना करना पड़ता है और तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पे जो है बेशुमार दूसरे इशू भी आते हैं। इस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या होता है, ये डाटा की स्टोरेज के हवाले से होगा, रिट्रीवल के हवाले से, हासिल जब करना होगा, उसको मैनेज करना होगा, तो फिर उसमें फिजिकल प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। ठीक है, ये इस सिलसिले में है। और इसमें डोमेन क्या क्या होगा, इंश्योर दैट डाटा जो है इंटायर जो है वो फॉल विद इन दैट डिफाइंड वैलिड वैल्यू एंड कंडीशन, यानी कुछ शर्तें होंगी उसके मुताबिक वो डाटा उसके अंदर फॉल करता हो। और यूज़र डिफाइंड जो है वो इसके अंदर क्या का यूज़र ने जो रूल तय किए हैं उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसके मुताबिक ये चीज़ होगी। तो ये इस पर रहते ऊपर इसके अंदर फर्दर इसकी चार किस्में, ये जो अभी इसको अभी चार्ट की शक्ल में दे अभी बनाया गया है। उसका अगर आप इसकी थोड़ी डिटेल दिखना चाहें तो ये इसकी थोड़ी सी डिटेल जो है वो उसमें मौजूद है। इसको ज़रा देख लीजिएगा। आप इसमें फिजिकल इंटीग्रिटी के अंदर के जो है वो ये सारा इसमें अंदर है। इसके अंदर जो है वो कलर नेटवर्क क्राइमेट है, पावर आउटरेज है, फिर हैकर से आ जाता है, यानी फिर जो फिजिकली तौर पर जिसका आपको सामना करना पड़े। और लॉजिकल क्या होगा, इट
रिलेशन ऑफ द डाटा प्रेजेंट विद इन द रिलेशन डाटाबेस इसमें होगा। और एंटिटी के अंदर जो है कल हमने देखा था डिपेंड अपॉन द मेकिंग द प्राइमरी की के बारे से, कि प्राइमरी की जो है उसका ये डिपेंड करता है इसके अंदर। और प्राइमरी की जो है वो बनाते तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको नल, उसकी कोई भी वैल्यू नल जो है वो नहीं है, जो है वो एंड द टेबल हैज़ नो नल वैल्यू, इसको कोई वैल्यू जो है उसमें नल फील्ड नहीं होना चाहिए। और इंटिटी इंटीग्रिटी इज क्रिटिकल फीचर ऑफ द रिलेशनशिप डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस पढ़े थे आपने। अच्छा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के अंदर जब हमने कहा था कि यह जब आपकी प्राइमरी की को आप जो है किसी दूसरे टेबल के अंदर एज ए फॉरेन की के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो उसके अंदर जो क्या होगा उसको डिपेंड होता है ये जो प्राइमरी जो होती है फंक्शन, जो फॉरेन की होती है ये प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो अगर वहाँ पे फॉरेन की के अंदर जो है वो हम ज़्यादा एलिमेंट लगा डाल दें, वहाँ पे आपने ज़्यादा एंट्री डाल दी और वो जिसका प्राइमरी की के अंदर जो है वो कोई रिकॉर्ड ना हो, तो फिर ये जो है उस सूरत में वो उसमें डाटा आपका वैलिड नहीं होगा, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस डिनोट द सीरीज ऑफ जो है वो प्रोसीजर टू इंश्योर द जो है वो प्रॉपर एंड कंसिस्टेंट ऑफ द डाटा स्टोरेज एंड यूजेज। और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होगा, इंश्योर दैट ओनली रिक्वायर्ड रिलेशन एडिशन रिमूवल हैपन जो है वो इसके अंदर जो उसमें हो गया, उसमें रूल्स के मुताबिक हमने क्या किया था कि उसके अंदर जो कोई भी चीज़ जो है वो डोमेन के अंदर जो है वो उसमें क्या होगा, इट इज़ इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोसीजर ऑफ द इंश्योर द प्रिसीजन ऑफ द एवरी डाटा, यानी जो इसमें डोमेन के हवाले से होगा, इनक्लोज द डोमेन इंटीग्रिटी के हवाले से। यूजर डिफाइंड जो है इसको मजीद भी आसान किया जा सकता है। डाटा इंटीग्रिटी जो है ये डाटा सिक्योरिटी से डिफरेंट है, बट जो है वो ये दे आर टू, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड भी है, तल्लक भी है। ज़ाहिर है, इसमें क्या होगा, वी हैव समथिंग दैट कैन बी थ्रेट एंड डाटा इंटीग्रिटी। ह्यूमन एरर है इसमें, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है, डाटा ट्रांसफर एरर इसमें हो सकती हैं, ये सारी इसमें हो जाती हैं। ठीक है, ये क्वालिटी इसमें सारी इस तरह की ये सारी चीज़ें तो उसके अंदर आपकी जा सकती हैं। कि बाकी डाटा इंटीग्रिटी जो है उसमें अनामलीज के अंदर जो है वो हमने कुछ इसमें अनामलीज का बारे में इंसर्शन पढ़ा था, दूसरी चीज़ें पढ़ी थी। और इरेगुलरिटी जो है जिसकी वजह से डाटा आपका इनकन्सिस्टेंट हो जाता है, उसके अंदर ये चीज़ें जो है वो डाटाबेस का डिज़ाइन है, टू मच जो है वो रिडंडेंसी है, यानी इसमें डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हो, तो उस सूरत में फिर हमारे पास ये चीज़ जो है वो आ जाती है। ठीक है, फ्लॉड डाटा कलेक्शन है, यानी जो डाटा कलेक्शन आपने इस तरह गलत जो है वो की हुई है कि वो उसमें वो प्रॉब्लम आ रही है। फिर इनपुट एरर इसमें आ जाते हैं, साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट थ्रेट है इसके अंदर, वो सारी चीज़ें इसका ये आ जाती हैं हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के वजह से। ठीक है, तो ये इस तरह की ये चीज़ें जो है वो हमारी आ जाती हैं। फिर इसमें जो है हमारे पास जो है वो डाटा की जो ट्रांसफ़र के हवाले से इसमें हम देखेंगे तो उसमें हम ये देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें हमारे पास जो है वो जो क्या होगा, कंप्रोमाइज हार्डवर्ड है, डाटा ट्रांसफर एरर इसके अंदर आ जाती है वो सारी। ये हमारी वो चीज़ें हैं जो कि कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो कि मैंने अब आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर ये आपको बेनिफिट देती हैं तो इसको आप इसमें से कुछ चीज़ें उठा के अपनी नोट्स में या अपनी जो है किताब पे लिख लीजिएगा, ताकि ये आपके थोड़ा सा हो गया। खासतौर पर ये चार्ट जो है वो उसको ज़रूर आपने बनाना है, जो जब आप ये सवाल डाटा इंटीग्रिटी का आएगा तो उसमें फिर आपने ये चीज़ जो है वो करनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो ये जो चैप्टर हमने शुरू किया था, तो इसमें यही हमने सारी चीज़ें देखी थी। बाकी ये टेबल आपने देखा था कि जब हमने रेफरेंशियल डिग्री की तरफ गए थे, तो फिर जो है प्राइमरी की जो है वो आपकी जो बनाई हुई थी उसके रिकॉर्ड सारे के सारे फॉरेन की के अंदर जो है वो आने चाहिए। अगर यहाँ पे एक दो तीन चार तक रिकॉर्ड हैं, तो यहाँ पे आप यहाँ पे जब वो पाँच छः सात आठ नौ दस कर लेंगे तो वो जो है वो आपने रेफरेंशियल डिग्री की जो है वो मुखारफत की है। बाकी इसके अंदर आपको ये बताया था कि इसके अंदर जो है वो जब हम डाटा को जब सिक्योर करना चाहते हैं या डाटे को हम लिखना चाहते हैं, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो उसमें आपके पास प्रॉब्लम आ सकती हैं। साइनोनाम का इशू है, साइनोनेम का इशू है इसमें अंदर। इसके अंदर क्या हो सकता है कि आपके जो है वो दो मिलते जुलती चीज़ों को हम इकट्ठा कर देते हैं बाजू का। उस सूरत में फिर जब देखते हैं यहाँ पे जो है वो क्या होगा, दो टेबल है, आइटम जो है इसके अंदर टेबल है और एक सप्लाई का टेबल है। तो यहाँ पे स्टॉक नंबर और आइटम कलर और सप्लायर सप्लायर कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमने लिख लिया हुआ है सप्लायर आईडी। कोड और आईडी तकरीबन मोस्टली एक जैसी थी। अगर आपने यहाँ पे जो है वो सप्लायर कोड इस्तेमाल किया तो यहाँ पे भी सप्लायर कोड इस्तेमाल करना चाहिए था उसूलन। तो ये इस तरह के जो प्रॉब्लम होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके साइलेंट जो जो मिलते जुलते नाम होते हैं।
होमोनाइम के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे जो है वो आपके पास जो है वो क्या होता है, सेम नेम जो है वो उसमें दोनों डिफरेंट टेबल के अंदर जो है बेशक यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसके नीचे जो एट्रीब्यूट है उसको हम डिफरेंट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे दो टेबल है, कस्टमर टेबल, कस्टमर आईडी है और कस्टमर ये इसमें कंपनी नेम है, और यहाँ पे सप्लायर आईडी वहाँ पे लिखती है, और उसमें कंपनी नेम जो है वो हमने बेशक वो लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे दोनों का दिन फर्क पर डाल दिया। तो इसके अंदर कंपनी नेम जो है एट्रीब्यूट यूज द बोथ रिलेशन और मे क्रिएट द कंफ्यूज, ये कंफ्यूजन इसमें इस तरह में हो जाती है। ऑल्सो मे क्रिएट मैनी प्रॉब्लम फॉर मेंटेनिंग द डाटा इन डेटाबेस। इसके अलावा इसके अंदर जो क्या था, एंट्री एट्रीब्यूट के अंदर जो है उसमें हमने कहा था, जिस तरह आपने ये देखा था एम्प्लाई एज है और एम्प्लाई डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे जगह हम इसकी जगह पे यहाँ पे जो है वो ये कर दें कि दोनों की जगह पे जगह आपने किसी की एज लिखी है तो या डेट ऑफ बर्थ आपको पता चलेगा, तो उससे ये आपको ये चीज़ों का इम्प्लाई जो एज है उसको आसानी के साथ आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह की ये प्रॉब्लम होती है, ये रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन उसको कहते हैं कि ये जहाँ पे आपने जो डुप्लीकेशन ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि जिससे अवॉइड किया जा सकता है, इस तरह की बेसिक चीज़ें जो है वो आपकी आ जाती है। तो उसके बाद इसमें कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जिसके अंदर बात करो आपने जो है वो ट्रू फॉल्स के अंदर मैसेज देना होता है, आंसर देना होता है, यस नो में देना होता है। तो उस तरह की मिसाल जो है वो इसमें हम दे सकते हैं। जिस तरह ये यहाँ पे जो है वो मैरिड और सिंगल तक का था, तो यहाँ पे जो है वो आपने एक जगह पे मैरिड भी लिखा हुआ और साथ में एम्प्लाई को लिखा हुआ आया कि वो सिंगल है कि जो है वो कुछ है। तो यहाँ पे जो है वो इसकी जगह पे अगर आप इसमें जो है वो मैरिड की जगह पे आप यहाँ पे मैरिटल स्टेटस लिख देते हैं, जिस तरह ये मिसाल इसको दी हुई है, तो ये तो उसका मसला जो है वो हल हो जाता है। ठीक है। बाकी इसके अंदर जो है वो हमारे पास कुछ अनामलीज थी कि डाटाबेस के अंदर कौन कौन से जो है इसमें प्रॉब्लम होते हैं अनामलीज के हवाले से। तो इसके अंदर बाज़ औक़ात जो है वो इसके अंदर हम इंसर्शन जो है हम इंसर्ट कर रहे होते हैं डाटा, उस वक्त जो है वो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आते हैं। कुछ जब उसको डिलीट कर रहे होते हैं उस वक्त जो है वो कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर आते हैं। और बाज़ औक़ात जब हम उसके अंदर जब उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं तो उसमें उसके अंदर प्रॉब्लम जो है इसमें आते हैं इसमें आमतौर पर। ठीक है। तो ये जो है इसमें जो है वो इंसर्शन के अंदर क्या होता है कि इंसर्शन अनामली के अंदर जो है वो जब हम नया रिकॉर्ड एंटर करते हैं, मसलन इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपने जो है वो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है वो एक टेबल बनाया हुआ था स्टूडेंट के नाम से। ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है वो रोल नंबर और के तहत उसको जो है वो किया हुआ था, एज ए प्राइमरी की के तौर पर बनाया हुआ था। उसका सब्जेक्ट भी ज़ाहिर आपने लिखा हुआ था यहाँ पे। ठीक है। तो जब सब्जेक्ट के अंदर जब यहाँ पे ये जो एट्रीब्यूट जब उसको सेलेक्ट करेंगे प्राइमरी की के तौर पर, तो ये इसको हम ज़ाहिर हमें पता है कि इसको नल नहीं होना चाहिए, ये भी हमें पता है। और इसके अंदर जो है वो जब हम नया कार्ड स्टूडेंट एंटर करेंगे सब्जेक्ट के अंदर, और वहाँ पे कोई एक चीज़ अगर हम छोड़ दें, फर्ज करें हम यहाँ पे सब्जेक्ट छोड़ दें या कुछ तरह की कोई चीज़ या अगर हम छोड़ देंगे, तो उस वक्त में ये इंसर्शन नाम ली जो है वो उसमें आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह की ये होगी ये। तो इसमें न्यू रिकॉर्ड जो है वो क्या होगा, जब जब उस वक्त तक हम इंटर जो है वो नहीं कर देते जिस जगह तक हम जो है वो सब्जेक्ट कर देंगे। फर्ज करें यहाँ पे रोल नंबर के अंदर हम यहाँ पे 4 कर देते हैं और आगे सब्जेक्ट उसका नहीं लिखते, तो फिर ये इंसर्शन मामले जो है वो इसमें आ जाएगी। तो लिहाजा वो उसको इंसर्ट करते वक्त भी डाटा को हमने पूरे के पूरे को इंसर्ट करना है। और इसके बाद डिलीशन के अंदर भी क्या होगा कि आपने जब किसी एक चीज़ को डिलीट कर दिया, फर्क लिया आपने ताहिरा अली को जो आपने डिलीट कर दिया और आगे उसका रिकॉर्ड को जो है उसको डिलीट नहीं किया, तो उसमें ये चीज़ जो है वो आपके पास आ जाती है इसमें डिलीशन के अंदर। तो डिलीशन के अंदर अगर देखें तो यहाँ पे जो है हम स्टूडेंट टेबल देख रहे थे, तो इसके अंदर जो है वो 02 के ऊपर जो है वो उसमें कुछ वैल्यू जो है रोल नंबर एट्रीब्यूट के अंदर कहता है वी विल लॉस नॉट ओनली द फैक्ट दैट द स्टूडेंट जो है बिलोंग टू द जनरल ग्रुप। ये तो यहाँ पे जो है इस तरह का अगर डाटा जो आपका होगा तो फिर उसमें वो प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। पर ये जो है वो है कि जब इंटर करते हैं और जब डिलीट कर रहे होते हैं, जब आप कोई चीज़ मॉडिफाई कर रहे होते हैं, तो फिर आपने को मॉडिफाई किसी एक फील्ड को नहीं करना, तो आपने पूरी रो को करना होता है मॉडिफिकेशन के अंदर जाकर। ये सारा काम हमने इसमें करना होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। अब अपने आपको बताया था कि जब हमने नॉर्मलाइजेशन का चैप्टर जब पढ़ना है इसमें जब टॉपिक पढ़ना है, तो नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो है वो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि आपको ये देखना हो कि वो जो टेबल आपका है वो डेट इंटीग्रेट हो गया हुआ है, और इसके अंदर जो है वो कुछ चीज़ इस तरह की जो है अनामलीज वगैरह जो है वो नज़र आपको नज़र नहीं आ रही। तो फिर उसके लिए फिर जो है हमारा टेबल जो है नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाता है। इसमें जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि हम इसमें देखेंगे कि कौन सी चीज़ें जिसमें एक जो चीज़ होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो उसको हम कह सकते हैं कि वो उसको उसको उसमें से जो सवाल आपको लाजमी तौर पर आता है, चाहे
शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आए, चाहे जो है वो इसमें फुल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाए। तो यहाँ पे एक सवाल इसमें वो तो ये था कि सारी डिपेंडेंसी के बाद है, जो फंक्शन डिपेंडेंसी होती है, पार्शियल डिपेंडेंसी होती है, इसके अलावा इसमें फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है इसके अंदर। और इसके अलावा इसमें हमारे पास जो आ जाती है इसमें एक और होती है फुल फंक्शन के बाद, इसके अंदर जब पार्शल आ गया, फुल फंक्शनल आ गया, फंक्शनल आ गया, उसके अलावा इसमें हमारे पास जो है वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है। यानी चार तरह की डिपेंडेंसी जो है उनके बारे में आप अगर दो दो नंबर का भी अगर पूछ रहे तो ये एक लॉन्ग और अच्छा खासा बन जाता है। जिसमें जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो इसमें अगर देखें, फिर उसके अलावा पार्शियल डिपेंडेंसी में हमने देखना है इसके अंदर क्या होगा। फिर हम इसमें देखना चाहते हैं कि इसमें ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के अंदर क्या होगा, अगर फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो तो फिर जो है वो इसके अंदर क्या होगा। तो ये चीज़ें जो है वो हम इसमें देखेंगे। तो ये जो है वो टेबल आपका इनका जो है इस सवाल को भी अच्छे तरीके से जो है वो आपने कर लेना है कि फुल फंक्शन ये डिपेंडेंसी क्या है। अब देखें डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी में क्या होता है कि एक टेबल दूसरे टेबल की कुछ की को या कुछ एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपकी क्या होती है, बस यहाँ पे अगर आप देखें फुल फंक्शनल जो है डिपेंडेंसी के अंदर क्या होगा कि रिलेशनशिप, ये बेसिकली क्या है, ये रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप के हवाले से होगा। दो एट्रीब्यूट के दरमियान जो ड्यूटे होगा उनका एक रिलेशनशिप होगा जो ताल्लुक होगा। इफ द वैल्यू ऑफ द वन एट्रीब्यूट इज नोन, अगर कि पहली वैल्यू आपकी नोन है तो उसके लिए आप दूसरी वैल्यू को आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यानी ए फंक्शनल डिपेंडेंसी इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एट्रीब्यूट्स ऑफ ए रिलेशन। यानी जो है वो दो जो एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन के होगा। और वैल्यू ऑफ द वन एट्रीब्यूट कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अनदर एट्रीब्यूट, जिसमें एक एट्रीब्यूट को दूसरी वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बस इसमें देखें, ए की वैल्यू जो है वो आपको पता है और बी की वैल्यू से आप उसको फाइंड कर सकते हैं ए की वैल्यू से। तो अगर जो आपने ए बी जो है ये ए के ऊपर डिपेंडेंट है, इफ द वैल्यू ऑफ द ए इज नोन एंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, से दैट द बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ ए। तो इसको हम इस अंदाज से जो है उसको लिख सकते हैं इस तरीके से, बी डिपेंडेंट ऑन ए। ठीक है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या होगा, एट्रीब्यूट है, इसको हम डिटर्मिनेंट जो है वो जो डिटर्मिन कर रहा है इसको लोग हम आमतौर पर एरो साइन से शो करते हैं। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्टूडेंट का जो टेबल हमने बनाया था उसमें रोल नंबर, नेम, मार्क्स और फोन है। अगर इसमें अगर देखा जाए तो रोल नंबर को हम एज ए प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस तरह की सूरत हाल हो प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो ये जो बाकी चीज़ें हैं, नेम, मार्क्स और फोन जो है, ये डिपेंड कर किसके ऊपर कर रहे हैं, रोल नंबर के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है। लिहाजा इसको जो है वो हम कहेंगे रोल नंबर जो है वो क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट है, ये इससे कोई चीज़ डिटर्मिन की जा सकती है। और यानी अगर किसी का नाम होगा, किसी का रोल नंबर पता होगा तो हमें ये सारी चीज़ें उसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे पास जो है वो हमारे आती हैं, जो कि इसको कहते हैं कि ये जी फंक्शनल डिपेंडेंट है। तो इस तरह की मिसाल जो है वो आप इसमें दे सकते हैं, इस तरह की मिसाल से और भी मिसालें दी जा सकती हैं। फर्ज करें आपने जो है वो दूसरी मिसाल में आपको देता हूँ कि आपने आपके पास थी किसी चीज अपनी चीज़ें कुछ खरीदी, चीज़ें खरीदी, कुछ बाजार से आपने चीज़ें खरीदी कुछ चीज़ें। अब उन चीज़ों की आपको प्राइस का पता है और आपने ये पता है कि मैंने वो चीज़ें कितनी ली हैं। फर्क है आपने 10 चीज़ें ली हैं और प्राइस हर एक की प्राइस जो है वो 100 रुपये है। ठीक है। तो अगर इसका हम टोटल निकालना चाहें तो क्या करेंगे, हम प्राइस को क्वांटिटी से, जितनी क्वांटिटी आपकी है उसको मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये जो चीज़ आपकी निकलेगी ये टोटल प्राइस आपकी निकल आएगी टोटल। यानी आपकी मैंने बताया था कि 10 चीज़ें खरीदनी है और 100 रुपये उसकी प्राइस है, तो ये कितनी होगी, ये 1000 रुपया टोटल आपका बन गया। अब ये जो आपका टोटल बना, ये जो टोटल आपका बना है तो ये फंक्शनली डिपेंडेंट किसके ऊपर है, प्राइस के ऊपर और क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है। समझ आ गई इसी कि जो आपका टोटल बना, टोटल वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर और क्वांटिटी के ऊपर। तो इससे उसके ऊपर ये चीज़ जो है वो डिपेंडेंट है। इस तरह कोई जो मुलाजम अगर है, एम्प्लॉय जो आपकी आपने किसी जगह पे इंरोलमेंट की है, दाखिला किया है, तो उसके अंदर स्टूडेंट का जो रोल नंबर होगा उसके तहत उसका कोर्स और क्लास की डेट भी फाइंड की जा सकती है। तो इसके मुताबिक ये चीज़ जो होती है ये क्या होती है आपकी, इसको बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंट। इसमें से एक चीज़ और छोटी सी सामने आती है, वो होती है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे बुक में अंदर आपको यहाँ पे तीन तो आपको नजर आएंगे, लेकिन फुल फंक्शन हो सकता है आपको वहाँ पे नजर ना आए। तो यहाँ पे फुल फंक्शन डिपेंडेंसी क्या होती है, फुल फंक्शन डिपेंडेंसी जो है वो उस वक्त होती है जब नॉन की एट्रीब्यूट
किसी टेबल के अंदर किसी जो है वो प्राइमरी की के ऊपर जो है वो क्या करें, डिपेंड कर रहे हो। समझ आई? जब नॉन की, पहले तो ये हो क्लियर होना चाहिए कि की एट्रीब्यूट और नॉन की एट्रीब्यूट क्या होते हैं। की एट्रीब्यूट जो होती हैं वो क्या, वो एट्रीब्यूट होते हैं जो कि प्राइमरी की के रिलेटेड होते हैं, प्राइमरी की के मुतलका होते हैं। समझ आई? की एट्रीब्यूट जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरी की के मुतलका होते हैं। और नॉन की के एट्रीब्यूट्स जो आपके वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि प्राइमरी की के अलावा होते हैं। प्राइमरी की के जो अलावा होते हैं उसको हम कहते हैं ये नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक हो गया? तो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो उस वक्त अक्कर होती है जब सारे नॉन की एट्रीब्यूट यानी प्राइमरी की के अलावा किसी टेबल के अंदर वो प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, तो उसको कहते हैं जी ये जी फुल फंक्शनल डिपेंडेंट, यानी पूरा का पूरा ही वो इन्हें सारी प्राइमरी की के ऊपर कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है। ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में अगर सवाल आपको आ जाए, थोड़ा सा जिक्र कर दे कि यहाँ पे फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी ये क्या होती है। कि वो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है कि जब जो है वो नॉन की एट्रीब्यूट यानी इसका प्राइमरी की के अलावा जो चीज़ें हैं वो डिपेंड कर रही हो प्राइमरी की के ऊपर पूरा का पूरा, तो उसको कहते हैं जी फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी आ जाती है। ठीक है? नेक्स्ट आ जाते हैं हम पार्शियल डिपेंडेंसी के ऊपर। पार्शियल जिस नाम से इज़ार है, थोड़ा सा करना है, थोड़ा सा नहीं करना। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे वो कुछ हिस्सा जो है वो प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहा होगा लेकिन बाकी कुछ हिस्सा उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होगा। तो पार्शियल डिपेंडेंसी अगर जो है वो उस वक्त होती है वन व्हेन वन और मोर जो है वो नॉन की एट्रीब्यूट। अब आपको यही जो है वो क्या आ गई, नॉन की। न तो नॉन की का मतलब क्या होगा कि नॉन की एट्रीब्यूट आपके वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो प्राइमरी की के अलावा हो। ठीक है? तो यहाँ पे फर्ज करें आपने एम्प्लॉय आईडी इस्तेमाल की हुई है, तो ये जो बाकी है ये क्या होंगे, ये नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक हो गया? तो नॉन की एट्रीब्यूट यहाँ पे जो अगर आप देखें तो प्राइमरी की जो है वो कंपोजिट की बनाई हुई है, ये दो चीज़ों को मिलाकर एम्प्लॉय आईडी और कोर्स को मिलाकर एक कंपोजिट की जो है वो बनाई हुई है। ये पहले चैप्टर में आपने पढ़े होंगे, कंपोजिट की वैसा ने आपको पढ़ाया होगा। कंपोजिट की क्या होती है, दूसरे चैप्टर में शायद, दूसरे चैप्टर में शायद की के बारे में। तो यहाँ पे कंपोजिट की के हवाले से जब हम दो चीज़ों को मिलाकर हमने एक प्राइमरी की जनरेट की हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एम्प्लॉय का टेबल है, एम्प्लॉय है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी, कोर्स है, और उसके अलावा ये पूरा का पूरा एक टेबल हमने बनाया हुआ है। ठीक है? और ये जो है वो उसमें अगर एम्प्लॉय आईडी का रिलेशनशिप अलग करते हैं, एम्प्लॉय आईडी का कोर्स का जो है वो अलग करते हैं, तो ये जो है ये जो नेम और डिपार्टमेंट सैलरी है ये एम्प्लॉय आईडी के ऊपर ये जो है डिपेंड कर रही है। उसके अलावा इसमें जो है वो जो उसमें जो डेट कंप्लीटेड है, कब उसकी एम्प्लॉय आईडी कोर्स कब कंप्लीट हुआ उसके वाले पर ये चीज़ डिपेंड कर रही है। तो इस हवाले से ये जो है क्या हुआ कि जो कुछ जो टेबल आपके रिलेशन है वो डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, जो है वो प्राइमरी की के ऊपर भी या कंपोजिट की के ऊपर भी। कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी अकर जो है वन 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 मोर non key attribute in the relation depend upon the part of the primary key attribute of the relation, ये उसके कुछ हिस्से के ऊपर वो डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है? पार्ट, उसके अंदर पार्ट जो है उसके अंदर जो है वो उसमें वो उसको हम डिपेंड कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है? उसके बाद जो है इसके अंदर जो है वो हमारे पास आ जाते पार्षल की, यानी इसकी मिसालों इसको अगर हम दिया जा सकता है इसमें मिसाल जिसमें रोल नंबर क्लास वगैरह है पार्शियल डिपेंडेंसी के अंदर। ये जब आपने देखिए पार्शियल डिपेंडेंसी क्रिएट रिडंडेंसी, इसकी वजह से क्या होता है कि डुप्लीकेशन जो है इसके अंदर आ जाती है, डुप्लीकेशन इसके अंदर ये पैदा होती है। रिजल्ट इन द सर्टेन अनामलीज, किसकी वजह से बहुत सारी अनामलीज, अनामलीज आपने पढ़ चुके हैं जिसमें कुछ रुकावटें वगैरह इसमें हो सकती हैं अपडेशन के दौरान, अपडेशन जो है रिलेशन इसमें हो जाती है। और क्योंकि ज़ाहिर नए टेबल बन रहे हैं ना उसके जरिए, जब जब प्राइमरी के ऊपर करेंगे तो उसमें कुछ नई चीज़ें होंगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें इंसर्शन अनामली हो सकती है, डिलीशन अनामली इसमें हो सकती है, मॉडिफिकेशन, ये कुछ चीज़ें इससे नई जनरेट होंगी जिस वजह से ये चीज़ें हमारे पास ये आ जाती हैं बस इसी टेबल के हवाले से। तो बार कहने का मतलब ये होगा कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, वो रिडंडेंसी पैदा करती है। और उसके मुताबिक क्या होगा, जब नॉन की एट्रीब्यूट जो आते हैं वो आर फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन द पार्ट, कुछ प्राइमरी की के कुछ पार्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, बाकी उसको अलग। यहाँ से देखें, ये अगर आप देखें कि ये टेबल जो बना हुआ था इसमें से ये जो चीज़ें बची हैं ये डिपेंड कर रही हैं इसके ऊपर। ठीक है? प्राइमरी की जो आईडी थी उसके ऊपर ये चीज़ है वो डिपेंडेंट है, यानी कोर्स है, ये भी इसके ऊपर जो है पार्शली डिपेंडेंट जो है वो कर रहा है। तो इसकी वजह से जो है कुछ प्रॉब्लम इसमें ये आते हैं कि इसमें इंसर्शन अनामली हो जाती है, डिलीशन अनामली हो जाती है, और उसके अलावा इस तरह की चीज़ें जो है वो उसमें हो जाती है। ठीक है? अच्छा, अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के ऊपर आप आते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है वो ये क्या होती है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है वो उसकी अगर जब बात करेंगे
तो वो ये होती क्या है। तो आमतौर पर जो है वो आपकी बुक के अंदर जो है वो 3 नॉर्मल फॉर्म दी हुई है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये 3 नॉर्मल फॉर्म दी हुई है। तो लेकिन जो है वो अगर देखा जाए तो तकरीबन जो है वो बात हमारे यहाँ जो लेटेस्ट जो है उसके अंदर तकरीबन ये 5 तक चलती हैं, ये नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन जो है वो उसको ये चलती हैं। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर इनटू द सिंपल एंड स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर। जब आपके पास जो डाटा स्ट्रक्चर जो है उसको अपने किसी बड़ा उसका डाटा हो मौजूद हो, तो उसको आपने सिंपल जो है वो और स्टेबल डाटा के अंदर जब उसको कन्वर्ट करना हो, तो ये जो टेक्निक आपकी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन जो है वो बोलते हैं। ठीक है। नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर फ्रॉम द टेबल। और उसके जरिए क्या होता है कि हम जो है वो उसमें देखते हैं कि टेबल जो है वो रूल्स के मुताबिक बन गया है कि नहीं बन गया। दीज रूल जो है वो किसमें क्या होते हैं, रूल्स ऑफ द नॉर्मलाइजेशन करते हैं, यानी रूल्स के मुताबिक जो रूल हम बनाएंगे टेबल आपको क्रिएट करने के लिए, उसको नॉर्मलाइजेशन के रूल बोलेंगे। और टेबल जो है वो उसमें क्या होगा, वो जो है वो जो जा रहा है उसकी सारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड को जो भी होते हैं रूल्स होते हैं उसके मुताबिक उसको सेटिस्फाई किया वो करना है। इसमें क्या होगी, हम जो है वो रिडंडेंसी को रिड्यूस करेंगे, उसमें जो है वो अनामलीज को रिमूव करेंगे। और उसके अलावा इसमें जो है वो हमारे पास जो है वो आपकी टेबल को बहुत सी जगह पे साथ जो है वो ए, ए, जो ए, जो टेबल को जब लिंक करेंगे तो उसके साथ ये चीज़ हमारे पास जो है ये बनती है। पर 5 हमारे पास जो है वो होती है नॉर्मलाइजेशन की स्टेजेस। तो जिसमें आपने 3 जो है वो आपकी आपकी बुक के अंदर है उसको हमने पढ़ना है। तो ये 3 आपको नजर आ रही है। अदरवाइज जो है वो हायर जो है वो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म के अंदर जो है वो हम मजीद जो है वो आगे चौथी और पांचवी नॉर्मलाइजेशन भी करते हैं। वो पहले अगर 3 सेटिस्फाई होंगी तो फिर उसके बाद जो है वो चौथी और पांचवी जो है उसमें वो की जा सकती है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, फर्स्ट नॉर्मल फार्मूले रिपीटिंग ग्रुप फ्रॉम द टेबल इज रिमूव्ड। इसके लिए क्या होगा कि ऐसी जो है वो आपके पास जो रोज है, ऐसी जो आपका जो जो आपकी लाइन है, जो ग्रुप बने हुए हैं जो किसी टेबल के अंदर हैं, उनको आपने क्या करना है, उनको रिमूव करना है। और इसके लिए रूल्स को ज़रा अप्लाई करेंगे ताकि आपका सिंगल वैल्यू के अंदर टेबल जो है वो कन्वर्ट हो जाए। दूसरे पे जो अंदर क्या होगा कि एनी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर कोई हो उसको हमने रिमूव करना है। और तीसरी के अंदर क्या होगा, एनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हमने यहाँ पे रिमूव करना है। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो इसमें ये रह गई थी, तो उसके अंदर हमने ये करना है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, चलो उसको जब थर्ड पे पहुंचेंगे उसको आपको बता देंगे। तो चले, जो क्योंकि डिपेंडेंसी हमने फर्स्ट भी जो है वो 2 पढ़ ली थी, बल्कि 3 हमारे पास हो गई थी। हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी देख लिया था, फुल फंक्शनल देख लिया था, और पार्शियल डिपेंडेंसी जो है वो दे लिया था। अब चलिए जो साथ ही ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के भी देख ले। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो उस वक्त होती है, एक कहता है अगर जो है वो इफ ए नॉन की एट्रीब्यूट, नॉन की आपने समझ लिया, प्राइमरी की के अलावा वो किसी और नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट हो। क्या मतलब होगा कि उसमें प्राइमरी की का जो है वो कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, कि एक नॉन की एट्रीब्यूट है जो प्राइमरी की के अलावा है, एक एट्रीब्यूट वो दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है। ठीक हो गया। तो इस सूरत में इस तरह का जो बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अगर आप देखें तो इसमें हम देखते हैं पार्शियल, और सेकंड और थर्ड में जाकर इसको ट्रांजिटिव होगा। तो कोई ये सारे इकट्ठे, ज़्यादा इसके मतलब हमने ये जिसमें देखनी है। ये फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन द टू आर द मोर नॉन की एट्रीब्यूट इज द रिलेशन। ठीक है। इंसर्शन इसमें क्या हो सकता है, अनामलीज पैदा हो सकती है। दिस काइंड ऑफ डिपेंडेंसी यूजली जो है रिक्वायर द डीकम्पोजिशन ऑफ द टेबल। डीकम्पोजिशन क्या होगा, इसलिए टेबल जो है वो आपका उसको मुख्तलिफ हिस्सों में हमें बांटना पड़ेगा। कि ये हमें देखें कस्टमर नंबर जो है ये हमारे पास ये प्राइमरी की है। तो यहाँ पे अगर आप इसमें रीजन के साथ जो है वो किसी का नाम जोड़ दें, सेल्समैन के साथ जो है वो उसका नाम जोड़ दें, तो ये जो है वो डिपेंड करता है। अब देखें ये जो है पूरा का पूरा टेबल था, कस्टमर नंबर है, ये वाला नंबर है, तो इसके साथ ये चीज़ें जो है वो अलग अलग की जा सकती हैं। तो इसके लिए क्या होगा, ज़ाहिर डुप्लीकेशन होगी। इसके लिए आपकी इंसर्शन करने के दौरान कुछ चीज़ें पैदा हो सकती हैं, डिलीशन के दौरान कुछ चीज़ें पैदा हो सकती हैं, मॉडिफिकेशन के दौरान कुछ पैदा हो सकती हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये होगा, जब एक नॉन की एट्रीब्यूट यानी इसका प्राइमरी की के अलावा जो एट्रीब्यूट है जब किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के साथ इसका ताल्लुक बन जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बोलते हैं।
उसमें दिस काइंड ऑफ डिपेंडेंसी यूजली रिक्वायर द डीकम्पोजिशन ऑफ टेबल। टेबल का जो हम जब तकसीम करते हैं तो उस समय ये पैदा होती है। और इसके बाद जो है वो इसको हम इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है। प्लेस द जो है वो एट्रीब्यूट दैट क्रिएट द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इन द सेपरेट टेबल। इसका तरीका क्या होता है कि उसको हर एक को अलग अलग टेबल के अंदर कर दें। और मेक श्योर दैट द न्यू टेबल जो है वो प्राइमरी की एट्रीब्यूट इज फॉरेन की इन द जो ओरिजिनल टेबल। तो इसके लिए हमने ये श्योर करना है कि जो आप नया टेबल बना रहे हैं प्राइमरी की, उसकी जो प्राइमरी की होगी वो फॉरेन की के तौर पर दूसरे ओरिजिनल टेबल में मौजूद होगी। यानी इसका मतलब होगा कि वही की जो है वो आपका ओरिजिनल टेबल होगा उसके अंदर वो होनी चाहिए, ये वाली चीज़। तो ये दो चीज़ों के जरिए इसको हम रिमूव कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके अंदर जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के ऊपर। देखें यहाँ पे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो है वो हम इसमें देख रहे हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट टेबल था, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म था ये। तो तीसरा हमने क्या था कि एनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज रिमूव। तो इसमें जो थर्ड फॉर्म जो है उस वक्त होगी जब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आते हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्मलाइजेशन, पहले तो ये नॉर्मलाइजेशन आपने समझ ली कि नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ जो है फाइंडिंग एंड मूविंग द एरर फ्रॉम द टेबल। टेबल से जो है वो आपने एरर को मूव करना है, और उसके जो है वो उसको अंदर जो है वो टेबल में से जो कुछ चीज़ें होती हैं उसको निकाल देना है। अपने जो है इंटीग्रेट डाटा इंटीग्रेट होना चाहिए। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए कुछ रूल अप्लाई करेंगे, उसके मुताबिक ये होगा। तो इसके मैं आपको बता दिया था कि ये क्या होगा, डाटा की रिडंडेंसी को जो है वो रिड्यूस करना है हमने। इसके अलावा जो है आपने अनामलीज को रिमूव करना है। उसके लिए जो है वो आपने जो अपने टेबल जो लिंक करने हैं उसको कंट्रोल तरीके से उसको लिंक करना है, ताकि जो है वो ऐसे ना हो कि वो जो है मामला जो है बहुत ज़्यादा फैलता जाए। अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है वो इसके अंदर जो है वो उसमें क्या होगा, टेबल इज द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ हैज द नो रिपीटिंग ग्रुप। इसके अंदर इसमें क्या बताना है कि रिलेशनशिप इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो है वो ईच एट्रीब्यूट इन द ईच रो कंटेन ओनली वन वैल्यू, कि उसके अंदर रिपीटिंग ग्रुप जो है वो नहीं होना चाहिए। और रिपीटिंग ग्रुप इन द एट्रीब्यूट इज दैट दैट हैज मोर देन वन वैल्यू इन द सिंगल रिकॉर्ड, कि इसके अंदर वैल्यू जो है वो आपकी सिंगल रिकॉर्ड के अंदर जो है वो होनी चाहिए। तो रिपीटिंग ग्रुप के अंदर इसमें नहीं होने चाहिए। बस टेबल को समझ, कन्वर्ट द फर्स्ट नाम तो इसको देखें, ये एक टेबल है आपका। ठीक है। इस टेबल के अंदर आप देखें कि इसके राइट्स जो है रिलेशन जो आपका है जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर है उसको यहाँ पे देखें, ये जो शहबाज उसके आगे उसके फ़ोन नंबर 3 4 लिखे हुए हैं। तो इसके लिए उसको हम जो है जब उसको हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर के आएंगे। तो इनको इनको हम अलग अलग जगह पे इसको लिख देंगे, ये वाले। इसको सिंगल के तौर पर रिपीटिंग ग्रुप को हम जो है सिंगल तौर पर इसको ले आएंगे। तो उस सूरत में फिर आपका जो ग्रुप होगा वो क्या बनेगा, इसमें रिपीटिंग ग्रुप को आप रिमूव कर देंगे तो इसके लिए आपका टेबल जो है वो बन जाएगा इस तरीके से, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। अब फंक्शनल ये पढ़ लिया आपने। अब इसके बाद आगे जो है इसमें हम आते हैं सेकंड के ऊपर। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होगी। तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म जो आपकी होती है उसके अंदर क्या करते हैं, रिलेशनशिप इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म इफ इट हैज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो पहले वे उसने क्या किया कि पहली नॉर्मल फॉर्म उसने अगर अचीव कर लिया है तो फिर आप सेकंड फॉर्म को आप अटेन कर सकते हैं। अगर पहली फॉर्म आपने अचीव नहीं की तो डायरेक्टली तौर पर आप सेकंड फॉर्म के ऊपर जो है वो नहीं जा सकते। इसके अलावा इसमें हम देख रहे हैं कि ऑल द इट्स नॉन की एट्रीब्यूट आर फुली फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन द प्राइमरी की। किसका मतलब फुली फंक्शन हमने कहा ना यहाँ पे, इसका मतलब कि वो सारे के सारे डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, प्राइमरी की के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं। ऑल नॉन की एट्रीब्यूट, जो नॉन की एट्रीब्यूट आपको बता दिया, जो प्राइमरी की के अलावा जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, जो है वो प्राइमरी की के ऊपर। तो कंडीशन जो है इसकी अंदर की होगी, प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ ओनली वन एट्रीब्यूट, कि प्राइमरी की जो है वो सिर्फ एक एट्रीब्यूट पे मुश्तमिल होगी, यानी वो कंपोजिट इसके अंदर नहीं होगी। और नो नॉन की एट्रीब्यूट एग्जिस्ट इन द रिलेशन, और रिलेशन के अंदर दूसरा जो है वो नॉन की एट्रीब्यूट जो है मौजूद नहीं होगा। एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट फुली फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन द प्राइमरी की। तो ये यहाँ पे ये सारे के सारे उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। जिस तरह देख रहे हैं आप, यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी है, इसके ऊपर नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, ये सारा के सारे डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, एम्प्लॉई आईडी के ऊपर, ये जो है वो डिपेंड कर रहे हैं इसके अंदर। तो इस तरह के जो है वो अगर हम चाहें तो इसमें हम बना सकते हैं स्टूडेंट का टेबल बना सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, प्राइमरी की जो है वो कंपोजिट नहीं इसको होना चाहिए, ये अपने ध्यान में रखिएगा सेकंड की के कि प्राइमरी की जो है ये कंपोजिट नहीं होगी, सिंगल होगी। नो नॉन की एट्रीब्यूट एग्जिस्ट, इसमें कोई नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और आल अगर कोई है, और नॉन नॉन के एट्रीब्यूट्स जो है फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन द जो है वो होल प्राइमरी की। तो ये अगर है तो उसके ऊपर प्राइमरी की को ऊपर वो डिपेंड करेगा। टेबल एक बनाया जा सकता है स्टूडेंट का,
रोल नंबर इसमें लिख लें, क्लास इसमें लिख लें, नेम है, सिटी है, क्लास, क्लास का रूम नंबर लिख लें। तो ये इसमें अगर आप इसमें देख लेंगे ये टेबल, तो इस टेबल के अंदर मुताबिक जो है वो हमारे पास जो है वो, अगर देखा जाए तो स्टूडेंट टेबल के अंदर क्लास जो रोल नंबर एंड क्लास इज द कंपोजिट प्राइमरी की इसको बनाया जाता है, लेकिन हमने कंपोजिट की यहाँ पे नहीं बनाने। तो सो एट्रीब्यूट नेम जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट अपॉन द होल, यानी नेम भी डिपेंड करता है उसके ऊपर। इस तरह जहाँ पे अगर आप टेस्ट जो आपको सब स्क्रीन पे टेबल नजर आ रहा है, उसके अंदर जो है वो आपका नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, डिपेंड इसके ऊपर कर रही है। इस तरह एम्प्लॉई आईडी है, ये कोर्स और डेट 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 कंप्लीट है, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इस वजह से मैंने बताया कि इसके अंदर जो है वो आपके पास कुछ अनामलीज पैदा, तो यहाँ पे नई रिकॉर्ड करते मस्ट प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ द बोथ एम्प्लॉई आईडी कोर्स आईडी प्राइमरी की के तौर पर। इस पे देखेंगे डिलीशन एंड अपनी डिलीशन, डिलीट द रो इंफॉर्मेशन लूज दैट द एम्प्लॉय कंप्लीट द पर्टिकुलर डेट, और मॉडिफिकेशन के अंदर जो है वो इसमें मॉडिफाई भी किया जाता है। इससे अगर आपके पास ये चीज़ आपकी पास है तो इसको हम इस अंदाज से भी लिख सकते हैं कोर्स आईडी के तौर पर। ठीक है, इन द रिलेशनशिप में ये चीज़ें जो है एम्प्लाई कोर्स वन था, ये रिलेशन था, प्राइमरी की जो है इसके अंदर ये थी, उसके बाद सेकंड के ऊपर हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें देखिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या होगा, थर्ड फॉर्म फॉर्म आपकी उस वक्त होती है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म जब उसकी होगी टेबल जो है वो इन द थर्ड नॉर्मल फॉर्म इट इज जो है वो उस वक्त होगी जब आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म आपकी हो चुकी हो, और इसके अंदर नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इस टेबल के अंदर हो रही हो। तो इसमें कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ना हो। और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी के साथ क्या होगा कि नॉन की एट्रीब्यूट और दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट का जो है वो उसमें कोई ना चीज हो। नो नॉन की एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल इज जो है फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन द अनदर नॉन की एट्रीब्यूट, यानी वो दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर जो है वो मौजूद हो। तो इसके अंदर भी आपने एक जो है अगर इसमें टेबल की शक्ल में देखना चाहें तो यहाँ पे आपने पास ये चीज़ है। ज़रा जो भी इसके अंदर बनाएंगे तो इसके अंदर जो है इंसर्शन अनामली है, डिलीशन अनामली है, मॉडिफिकेशन अनामली, तो सबके अंदर जो है तकरीबन पैदा हो जाती है, तो उसको आपने रिमूव करने की कोशिश जो है वो करनी है। तो यहाँ पे इसमें देखें डीकम्पोज, इसमें जिस हमने कहा था कि इसको डीकम्पोज आपने करना होता है, इसको इसको अवॉइड करने के लिए, ताकि टेबल को डीकम्पोज किया जाए। इस तरह मिसाल इसमें और भी दी जा सकती है, रोल नंबर है, नेम है, क्लास है, टीचर आईडी है, टीचर नेम है, तो इसके मुताबिक इनको बना लें। तो इसके लिए हम यहाँ पे स्टूडेंट टेबल के लिए रोल नंबर इसमें टीचर आई, टीचर को बनाना चाहते हैं तो टीचर आईडी और टीचर नेम इसमें लिख लें। तो ये जो इसके बारे में जो है वो आपको मजीद कुछ टेबल जो है मैं शेयर कर दूंगा इसमें सिलसिले में। तो ये बहरहाल इसके अंदर होगा। तो ये सवाल जो है बड़ा इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही सवाल इसमें इंपॉर्टेंट है, दो तीन सवाल उसके मुताबिक ये हमने इसको रेडी करना है इसके मुताबिक। ठीक है, ये वाला सवाल के अंदर। तो मजीद इसके बारे में जो है वो कोई एग्जांपल वगैरह जो है वो जो साथ ही इसके नेक्स्ट इसको सेंड कर देंगे, और फिर आगे जो है इसमें हम इसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह वही आपने करने हैं जो आपकी बुक के अंदर है, वो काफ़ी हैं, उसको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो बहरहाल ये तीन चार सवाल जो आपने अच्छे तरीके से, नॉर्मलाइजेशन का सवाल जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ड्राइंग वगैरह आपने ये बनानी है इसके साथ, ये जो ऊपर जो है वो आपकी है नॉर्मलाइजेशन की ड्राइंग, उसमें आपने शो कर देना है कि इसके थर्ड ये वाला है, ये ड्राइंग जरूर बनानी है इसके साथ। और आपने बताना है कि इसमें हायर नॉर्मलाइजेशन फॉर्म जो है ये आपकी वो बन जाती है। ठीक है, वो चौथी भी है और पांचवी भी है इसके अंदर, लेकिन जो सिलेबस में आपके ये है। तो ये 12 इसमें दो तीन सवाल थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो कि हमने इसमें कवर करने थे। कल हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जो है उसमें देखेंगे कि अगला जो है उसमें कौन सा पांचों चैप्टर पे जो इसमें बेसिकली देखा जाए, ये यहाँ तक चार, एक से लेकर चार तक, इसमें से आपको एक लॉन्ग सवाल जो है उसमें आपको आ जाता है। उस लॉन्ग सवाल के जरिए हम उसमें एक सवाल कवर कर सकते हैं, दोनों में दो में से एक करना होता है, तो वो आप आसानी के साथ उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो इसको नेक्स्ट जो है प्रैक्टिकल पार्ट आपका शुरू हो जाता है इंशाल्लाह, वो नेक्स्ट फिर देखेंगे।